वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल 02 पाई क्लासेज। बच्चों आज हम लोग हाई स्कूल के यहाँ पर इतिहास देखेंगे। बच्चों यहाँ पर आपका जो सामाजिक विज्ञान है बच्चों, एसएसटी जो आपका है बच्चों, उसमें आप देखेंगे बच्चों यहाँ पर इतिहास देख सकते हैं। यहाँ पर पहला अध्याय है बच्चों, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। ठीक है बच्चों, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ठीक है बच्चों, इसके बारे में यहाँ पर हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए यहाँ पर शुरुआत करते हैं। आप देख सकते हैं बच्चे यहाँ पर इस तरह से बच्चे यहाँ पर करा है। 19वीं शताब्दी के दौरान राष्ट्रवाद एक शक्ति के रूप में उभरा, जिसने यूरोप के बहुराष्ट्रीय वंश साम्राज्यों की जगह देश राज्य के उदय का नेतृत्व किया। फ्रांसीसी क्रांति सन 1789 ने आधुनिक राष्ट्र राज्य के लिए मार्ग प्रशस्त किया बच्चों। ठीक है, आप देख सकते हैं बच्चों, इसमें हम लोग क्या क्या अध्ययन करेंगे बच्चों। राष्ट्र राज्य का उदय देखेंगे बच्चों, यूरोप में राष्ट्रवाद देखेंगे, इसके बाद क्रांतियों का युग देखेंगे, जर्मनी और इटली का एकीकरण, और राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद में यहाँ पर अंतर देखेंगे बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा बच्चों बोर्ड परीक्षाओं की दृष्टि से। तो यहाँ पर देखते हैं, पहला आपका रहेगा बच्चों राष्ट्र राज्य का उदय। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति ने पुराने राजशाही आदेश पर सवाल उठाए और एक लोकप्रिय राष्ट्रवाद के विकास को प्रोत्साहित किया। एक संयुक्त समुदाय के रूप में राष्ट्र पर बल देने के लिए फ्रांसीसी क्रांति ने पितृभूमि ला पेट्री, नागरिक ला के यहाँ पर स्यूटन और फ्रांसीसी लोगों के बीच एक नया फ्रांसीसी ध्वज जैसे नए विचार प्रस्तुत किए। इसने सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून के साथ एक केंद्रीकृत प्रशासनिक प्रणाली की शुरुआत की। क्षेत्रीय बोलियों को निराश किया गया और पेरिस में बोली एवं लिखी जाने वाली फ्रांसीसी को देश की एक सामान्य भाषा के रूप में क्या किया गया बच्चों, स्वीकार किया गया, जिसे राष्ट्र राज्य का उदय समझ सकते हैं बच्चों। इसी उदय में इस सब बातों को दोहराया गया, दर्शाया गया बच्चों। ठीक है, आगे बढ़कर देख सकते बच्चों यहाँ पर नेपोलियन संहिता, यानी जो नेपोलियन की जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, नेपोलियन जो बोनापार्ट है बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं इनके आदेशों का या जन्म इनका कैसे हुआ, या इनका नागरिक संहिता क्या है, सिविल कोड जिसको कहते हैं, कैसे कैसे कानून लगाए गए। देख सकते हैं यहाँ पर बच्चों करा है, नेपोलियन ने फ्रांस में लोकतंत्र को नष्ट कर दिया, लेकिन इसने प्रशासनिक क्षेत्र में क्रांतिकारी सिद्धांतों का समावेश किया, जिससे पूरी व्यवस्था सकूल बनी रही, यहाँ पर कुशल बन सके। नेपोलियन ने 1804 ईस्वी की नागरिक संहिता यानी सिविल कोड, जिसे सामान्यतः नेपोलियन की संहिता यानी नेपोली कोड के नाम से जाना जाता है, ने जन्म पर आधारित यहाँ पर विशेषाधिकार समाप्त कर दिए थे। ठीक है, इन्होंने क्या किया इसमें कि जो जन्म पर आधारित इनके जो विशेष दर्जा दिया जाता था उसको क्या इन्होंने किया, नेपोलियन ने समाप्त कर दिया। साथ ही कानून के समक्ष समानता की स्थापना की और संपत्ति एवं प्रशासनिक प्रभागों के अधिकार को सुरक्षित कर दिया। सामंती प्रणाली को समाप्त कर दिया, कहने का मतलब है जो जिसमें भूमि का या लोगों का जो सामंती व्यवस्था होती थी, लोग एक बड़े नेता के रूप में रहते थे और दूसरे लोगों को दबा कर रखते थे, उसको यहाँ पर समाप्त कर दिया गया। और किसानों द्वारा दिए गए जाने वाले भू दासत्व और जागीरदारी शुल्कों को समाप्त कर दिए गए। सार्वभौमिक कानून की यहाँ पर शहरी क्षेत्रों में भी कारीगरों के श्रेणी संघों के नियंत्रण को हटा दिया गया और परिवहन एवं संचार प्रणाली में सुधार हुआ। सार्वभौमिक कानूनों यानी यूनिवर्सल लॉ की स्थापना, मानकीकृत भार और उपायों तथा सामान्य राष्ट्रीय मुद्रा से समाज का प्रत्येक वर्ग लाभान्वित हुआ। इस तरह से यहाँ पर नेपोलियन की यहाँ पर कानून व्यवस्था को लाई गई थी बच्चों। ठीक है, तो आप अध्ययन कर रहे हैं बच्चों 02 पाई क्लासेस के चैनल पर। यहाँ पर 9, 10, 11, 12 के सभी विषयों की तैयारी फुल डिटेल के साथ कंसेप्ट बाय कंसेप्ट कराई जा रही है बच्चों। इसलिए 02 पाई क्लासेस के परिवार से जुड़िए बच्चों। वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जो भी क्वेरी है बच्चों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इससे पहले के वीडियोज के प्लेलिस्ट मिल जाएंगे बच्चों, वहाँ से आप जाकर हाई स्कूल के सभी विषयों की तैयारी, गणित के प्लेलिस्ट बने हुए बच्चों, विज्ञान के, अंग्रेजी, हिंदी सभी विषयों के प्लेलिस्ट बने हुए हैं, वहाँ से जाकर आप अच्छे से अध्ययन करिए बच्चों। ठीक है।
तो चलिए आगे की ओर बढ़कर देखते हैं बच्चों। यहाँ पर आगे देखेंगे बच्चों, यहाँ पर यूरोप में राष्ट्रवाद। अब यहाँ पर हेडिंग रहेगा बच्चों, यूरोप में राष्ट्रवाद के बारे में अध्ययन करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों, जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड 18वीं शताब्दी के मध्य में राजशाहियों, डचियों और कैटनों में विभाजित थे, जिनके शासकों ने अपने स्वायत्त प्रदेशों का निर्माण किया था। उन्होंने एक सामूहिक पहचान या एक आम संस्कृत भाषा यहाँ पर साझा नहीं की। कुछ महत्वपूर्ण कारकों ने यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय को जन्म दिया, जो निम्नलिखित है बच्चों। इस तरह से आप देख सकते हैं। पहला क्या कारण है बच्चों, देख सकते हैं, नए मध्यम वर्ग का उदय हुआ बच्चों इसमें। दूसरा है उदारवाद की विचारधारा का प्रसार हुआ। तीसरा यहाँ पर था बच्चों, रूढ़िवाद की नई भावनाओं और वियना की संधि हुई बच्चों यहाँ पर। और देख सकते हैं अंत वाला, क्रांतिकारियों का इसमें उदय हुआ, जो यूरोप के राष्ट्रवाद में सहायता किया। ठीक है, आगे बढ़कर देखेंगे बच्चों, यहाँ पर कुलीन वर्ग और नया मध्यम वर्ग, यहाँ पर एक स्थापना हुआ समाज में, एक समाज की स्थापना हुई जिसको कुलीन वर्ग और एक को नया यहाँ पर मध्य वर्ग नाम दिया गया। सामाजिक और राजनीतिक रूप से जमीन का मालिक कुलीन वर्ग यूरोपीय महाद्वीप का सबसे प्रभुत्वशाली वर्ग था। यूरोप के पश्चिमी और मध्य भागों में औद्योगिक इकाइयों और व्यापारों में बढ़ोतरी से शहरों का विकास हुआ और वाणिज्यिक वर्गों का उद्भव हुआ, जिनका अस्तित्व बाजार के लिए उत्पादन पर आधारित था। ठीक है, औद्योगिकरण के कारण नए सामाजिक समूह श्रमिक वर्ग के मध्य और लोग यहाँ पर मध्य वर्ग जैसे उद्योगपति, व्यापारी और सेवा क्षेत्र के लोग अस्तित्व में आ गए। कुलीनों को प्राप्त विशेषाधिकारों की समाप्ति के पश्चात शिक्षित और उदारवादियों के मध्य राष्ट्रीय एकता, नेशनल यूनिटी के विचार लोकप्रिय हो गए बच्चों। ठीक है, आगे बढ़कर देख सकते हैं, इसमें इस तरह से कह रहा है यहाँ पर, अर्नेस्ट रेमान द्वारा दी गई राष्ट्रीय यहाँ पर राज्य की यहाँ पर कह सकते हैं परिभाषा क्या है। अर्नेस्ट रेमान के अनुसार है बच्चों, राष्ट्र प्रयासों, बलिदान और भक्ति के एक लंबे अतीत की परिणति है। राष्ट्र बड़े पैमाने पर एकता है, जिसका अस्तित्व एक दैनिक नक्शा बनाना है बच्चों। यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर इसका यहाँ पर राष्ट्र राज्य की परिभाषा है, जो नई परिभाषा है। अब उदारवादी राष्ट्रवाद का अर्थ समझेंगे बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, बोर्ड परीक्षाओं की दृष्टि से यहाँ पर समझ सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर कह रहा है, यहाँ पर 19वीं शताब्दी के शुरुआती दौर में राष्ट्रीय एकता के विचार उदारवाद की विचारधारा से अधिक जुड़े हुए। ठीक है, नए मध्यम वर्ग के लिए उदारवाद का अर्थ व्यक्तियों के लिए स्वतंत्रता और कानून के समक्ष सभी को समान अधिकार था। फ्रांस में वोट देने और निर्वाचन करने का अधिकार विशेष रूप से अधिक संपत्ति वाले लोगों को दिया गया था। संपत्ति विहीन पुरुषों महिलाओं को इस अधिकार से वंचित रखा गया था। आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद बाजार की आज़ादी के पक्ष में था, साथ ही यह राज्य द्वारा लगाए गए वस्तुओं और पूंजों के यहाँ पर पूंजी के आवागमन पर नियंत्रण को समाप्त करने के पक्ष में भी था। 1834 ईस्वी में प्रशा की पहल पर एक शुल्क संघ जहाँ पर जलवेराइन का गठन किया गया, जिसने शुल्क अवरोध को समाप्त किया और मुद्राओं की संख्या 2 कर दी, जो उससे पहले 30 से अधिक थे। ठीक है, यहाँ पर आप समझ सकते हैं। अब उसके आगे देख सकते बच्चों, 1800 यहाँ पर 15 ईस्वी के बाद एक नया संरक्षणवाद का उदय हुआ। आप इस तरह से देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर इसका उदय देख सकते हैं। कह रहा है कि सन 1815 ईस्वी में नेपोलियन की हार के बाद यूरोपीय सरकारें रूढ़िवाद की भावना से प्रेरित थी। रूढ़िवादियों का मानना था कि राज्य और समाज की स्थापना परंपरागत संस्थाओं जैसे राजशाही, चर्च, सामाजिक ऊंच नीच, संपत्ति और परिवार को संरक्षित किया जाना चाहिए। यूरोपीय शक्तियों जैसे ब्रिटेन, रूस, प्रशा और ऑस्ट्रिया, जिन्होंने सामूहिक रूप से नेपोलियन को हराया था, के प्रतिनिधियों ने यूरोप के लिए समझौता करने के लिए विषय में वियना में मुलाकात की। इस सम्मेलन का आयोजन ऑस्ट्रिया चांसलर ड्यूक मेटरनिख द्वारा किया गया था, जिसमें प्रतिनिधियों ने 1815 ईस्वी की वियना की संधि तैयार की थी बच्चों। इस तरह से आप देख सकते हैं। अब आप समझते हैं बच्चों, यहाँ पर वियना की संधि के प्रमुख यहाँ पर बिंदु क्या थे बच्चों।
यहाँ पर वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों बोर्ड परीक्षाओं की दृष्टि से, आप समझ सकते हैं इस तरह से। वियना की संधि के प्रमुख बिंदु इस तरह से बच्चों, यहाँ पर फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हटाए गए बुर्बो राजवंश को सत्ता में बहाल किया गया था। फ्रांस ने नेपोलियन के अंतर्गत कब्जे वाले प्रदेशों को खो दिया। भविष्य में इसके विस्तार को रोकने के लिए फ्रांस की सीमाओं पर एक श्रृंखला की स्थापना की गई थी। प्रसा को पश्चिमी सीमाओं पर महत्वपूर्ण नए क्षेत्र दिए गए थे, जबकि ऑस्ट्रिया को उत्तरी इटली का नियंत्रण दिया गया था। नेपोलियन द्वारा गठित जर्मन महासंघ के 39 राज्यों को पहले की तरह बनाए रखा गया। पूर्व में रूस को पोलैंड का भाग दिया गया था, जबकि प्रसा को सैक्सनी का एक भाग बना दिया गया था। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य नेपोलियन द्वारा परास्त हुए राजशाहों को बहाल करना और यूरोप में एक नई रूढ़िवादी व्यवस्था स्थापित करना था। सन 1815 ईस्वी में स्थापित रूढ़िवादी शासन निरंकुश शासक था, ठीक है, लेकिन उदारवादियों ने वियना सम्मेलन के बाद स्थापित राजशाही रूपों का विरोध किया और विश्वास किया कि राष्ट्र राज्य का निर्माण अवश्य हो या अवश्य था, इस तरह से। ठीक बच्चों, अब हम लोग बढ़ेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों यहाँ पर क्रांतियों का उदय कैसे हुआ। ठीक बच्चों, यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्रांतियों का युग 1830 से 1848 ईस्वी तक, यहाँ पर लगभग 18 साल तक ये क्रांतियों का जमाना था। कह रहा है कि यूरोप के अनेक क्षेत्रों में उदारवाद और राष्ट्रवाद क्रांति से जुड़ा हुआ था, जैसे इतालवी और जर्मन राज्य, ऑटोमन साम्राज्य, आयरलैंड और पोलैंड के प्रांत। प्रथम विद्रोह फ्रांस में जुलाई 1830 ईस्वी में हुआ। जुलाई क्रांति से ब्रुसेल्स में भी एक विद्रोह फैला, जिसने बेल्जियम को यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड से अलग कर दिया था। ग्रीस में स्वतंत्रता के लिए संघर्ष 1821 ईस्वी में शुरू हुआ और 1832 ईस्वी की एक कुस्तुनतुनिया की संधि ने एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में ग्रीस को मान्यता दे दी बच्चों, इस तरह से। ठीक है, आगे बढ़कर देखेंगे बच्चे यहाँ पर राष्ट्रवादी भावनाओं का उदय कैसे हुआ था। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर राष्ट्रवाद का विकास केवल युद्ध और क्षेत्रीय विकास के माध्यम से नहीं हुआ था, बल्कि राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कला, कविता, कहानियां और संगीत ने राष्ट्रवादी भावनाओं को व्यक्त करने और आकार देने में सहायता की। प्रेमपूर्ण कलाकारों और कवियों ने तर्क वितर्क और विज्ञान की महिमा की आलोचना की। भावनाओं, अंतर्ज्ञान और रहस्यमय भावनाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए उन्होंने एक राष्ट्र के आधार के रूप में एक साझा सामूहिक विरासत की भावना पैदा करने का प्रयास किया था, इस तरह से। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हैं इनमें मुख्य भूमिका जर्मन दार्शनिक योहान यहाँ पर गोटफ्रीड हेडर ने दावा किया, यानी 1744-1803 ईस्वी में ने दावा किया कि सामान्य लोगों के बीच जर्मन संस्कृति निहित थी। वाक पोलैंड, जो अब एक स्वतंत्र क्षेत्र के रूप में अस्तित्व में नहीं था, वह संगीत और भाषा के माध्यम से राष्ट्रवादी महसूस कर रहा था बच्चों। इन राष्ट्रवादी भावनाओं की वजह से, इन कवियों की, इन दार्शनिकों की वजह से। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों भूख, कठिनाई और जन विद्रोह का कारण की यहाँ पर। ठीक बच्चों, जो भूख थी, कठिनाई थी और जो विद्रोह हुआ, वो कारण क्या था उसका, देख सकते हैं। कहा है 1830 ईस्वी के दशक में यूरोप में महान आर्थिक कठिनाई पैदा हुई थी। 19वीं शताब्दी में यूरोप की जनसंख्या में अधिक वृद्धि देखी गई। ग्रामीण क्षेत्रों के लोग शहरों में जाकर गरीब बस्तियों में रहने लगे थे। 1845 ईस्वी में सिलेसिया गांव के बुनकरों ने उन ठेकेदारों के विरुद्ध यहाँ पर विद्रोह कर दिया था। देख सकते हैं यहाँ पर 1845 ईस्वी में सिलेसिया गांव के बुनकरों ने उन ठेकेदारों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया जो उन्हें कच्चे माल की आपूर्ति करके माल तैयार कर लेते थे, परंतु मूल्य बहुत कम देते थे। 4 जून दोपहर के 2 बजे बुनकर अपने ठेकेदार की हवेली पर एकत्रित हुए और अधिक वेतन की मांग की। ठेकेदार द्वारा बुनकरों के साथ अनुचित व्यवहार किया गया और उन्हें धमकियां दी गई कि 1848 ईस्वी की भोजन की कमी और बड़ी पैमाने पर बेरोजगारी के कारण यहाँ पर पेरिस की जनसंख्या सड़क पर आ गई। जगह जगह प्रतिबंध लगाए गए और लुई फिलिप को पलायन करने के लिए मजबूर किया गया। नेशनल असेंबली ने एक
गणतंत्र की घोषणा की और 21 वर्ष से ऊपर वयस्क पुरुषों को मताधिकार प्रदान किया गया तथा काम करने का अधिकार सुनिश्चित कर दिया गया बच्चों। इस तरह से आपने देखा यहाँ पर मुख्य कारण यहाँ पर जन विद्रोह था। ठीक है, आगे आप देखेंगे यहाँ पर देश इस तरह से है आपका बच्चों। 1848 ईस्वी की उदारवादियों की क्रांति थी। ठीक है, करक यूरोप के अन्य हिस्सों जैसे जर्मनी, इंग्लैंड, पोलैंड, ऑस्ट्रो हंगरी साम्राज्य में उदारवादी मध्य वर्ग के पुरुषों और महिलाओं ने संविधानवाद की मांग को राष्ट्र राज्य के निर्माण की मांग के साथ जोड़ दिया। यह मांग संविधान, प्रेस की स्वतंत्रता और संघ बनाने की स्वतंत्रता पर आधारित था। ठीक है, अब इसमें से कौन कौन से है बच्चों? इसमें देख सकते हैं करा कि मई क्रांति। मई क्रांति क्या है बच्चों? देख सकते हैं करा है 18 मई 1848 ईस्वी को 831 निर्वाचित प्रतिनिधि फ्रैंकफर्ट संसद में अपना स्थान लेने के लिए एक जुलूस में शामिल हुए। यह संसद सेंट पॉल चर्च में आयोजित हुई। उन्होंने एक जर्मन राष्ट्र के लिए संविधान का प्रारूप तैयार किया। जब प्रतिनिधियों ने प्रसा के राजा फ्रेडरिक विल्हेल्म चतुर्थ को राजा यहाँ पर ताज पन्ना प्रारंभ किया तो उसने उसे अस्वीकार कर उन राजाओं के साथ दिया जो निर्वाचित सभा के विरोधी थे। संसद में मध्यम वर्ग का वर्चस्व था तो श्रमिक और कारीगरों की मांगों का विरोध करते थे। परिणाम स्वरूप इन वर्गों ने उनके समर्थन को खो दिया था। अंत में सैनिकों को बुलाया गया और विधानसभा को विस्थापित करने के लिए मजबूर कर दिया गया था। ठीक है, यह था आपका मई क्रांति। आगे देखेंगे कह रहे कि महिलाओं के लिए राजनीतिक यहाँ पर अधिकार जारी करना। महिलाओं को राजनीतिक अधिकार देने का मुद्दा उदारवादी आंदोलन के अंदर विवादास्पद था। इस आंदोलन में बड़ी संख्या में महिलाओं ने वर्ष से सक्रिय रूप से भाग लिया था। महिलाओं ने अपने स्वयं के राजनीतिक संगठन की स्थापना की, अखबार निकाले और राजनीतिक सम्मेलन में भाग लिया। 1848 ईस्वी में रूढ़िवादी बल उदारवादी आंदोलन को दबाने में सक्षम थे, लेकिन वे पुराने आदेश को बहाल नहीं कर सके। हैब्सबर्ग प्रभुत्व वाले क्षेत्र और रूस में गुलामी एवं बंधुआ श्रम दोनों को समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, इस तरह से आपने यहाँ पर देखा बच्चों 1848 की उदारवादियों की रणनीति थी। ठीक है, आगे देखते बच्चों यहाँ पर जर्मनी और इटली का निर्माण कैसे हुआ। तो सबसे पहले इसमें हम लोग अध्ययन करेंगे बच्चों। ठीक है, जर्मनी का एकीकरण। ठीक है, तो आप अध्ययन करें बच्चों 02 पाई क्लासेस के चैनल पर। यहाँ पर 9, 10, 11, 12 की सभी विषयों की तैयारी फुल डिटेल के साथ कंसेप्ट बाय कंसेप्ट कराई जा रही है बच्चों, इसलिए आप 02 पाई क्लासेस के परिवार से जुड़िए बच्चों। वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जो भी क्वेरी हो बच्चों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या इससे पहले की वीडियो के प्लेलिस्ट मिल जाएंगे, वहां से जाकर आप अच्छे से बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं कह रहा कि 1848 ईस्वी के बाद यूरोप में राज्य शक्ति और राजनीतिक वर्चस्व का और अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए रूढ़िवादियों ने हमेशा राष्ट्रवादी भावनाओं का प्रयोग किया। जर्मनी में मध्यवर्गीय लोगों के बीच राष्ट्रवादी भावनाएं व्यापक थी। सन 1848 ईस्वी में जर्मन संप्रदाय के विभिन्न क्षेत्रों को मिलाकर निर्वाचन संसद द्वारा नियंत्रित राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया गया था। प्रसा ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व किया था। यहाँ पर प्रसा के प्रमुख मंत्री ऑटो वन बिस्मार्क को इस प्रक्रिया का जनक माना जाता है, जिसने प्रसा की सेना और तानाशाही की सहायता ली थी। ठीक है, जर्मनी के एकीकरण के समय हुई प्रमुख घटनाएं निम्नलिखित है बच्चों, आप देख सकते हैं इस तरह से। ठीक है, क्या क्या घटनाएं हुई थी बच्चों यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर आपका घटना है बच्चों कह रहा है पहला, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के साथ 7 वर्षों तक लड़ा गया युद्ध प्रसा की नीति के साथ समाप्त हो गया जीत के साथ, और एक यहाँ पर एकीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई। यहाँ पर 18 जनवरी 1871 ईस्वी को जर्मन राज्यों के शासकों, सेना के प्रतिनिधियों, प्रमुख मंत्री ऑटो वन बिस्मार्क सहित प्रसा के महत्वपूर्ण मंत्रियों की एक बैठक वर्साय के महल में हुई, जिसमें काइजर विलियम प्रथम की अध्यक्षता में एक नए जर्मन साम्राज्य की घोषणा की गई थी बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद एक और है कि जर्मनी में मुद्रा, बैंकिंग, कानूनी और न्यायिक प्रणाली के आधुनिकीकरण पर एक नए राज्य पर बल दिया गया था। इस तरह से आगे देख सकते बच्चे यहाँ पर जर्मनी के बाद इटली का एकीकरण। ठीक है,
कह कि 19वीं शताब्दी के मध्य में इटली को 7 राज्यों में विभाजित किया गया था, जिनमें से केवल एक राज्य यहाँ पर सार्डिनिया, यहाँ पर पिडमांट को एक इतालवी राजसी सभा द्वारा शासित किया गया था। ठीक है बच्चों, आगे देखेंगे बच्चे यहाँ पर कह रहा है कि इटली के एकीकरण में प्रसिद्ध व्यक्तियों का योगदान कौन कौन था, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, जो 2-2 नंबर में पूछा जाता है आपसे, इसलिए आप इसका अच्छे से अध्ययन करिएगा। यहाँ पर पहला कह रहा है बच्चों जिउसेपे मैत्सिनी 1830 के दशक के दौरान एकीकृत इतालवी गणराज्य के लिए जिउसेपे मैत्सिनी ने एक कार्यक्रम तैयार किया। उन्होंने 2 भूमिगत समाजों का गठन किया, पहला मार्सेल्स में युवा इटली और दूसरा था बर्न में युवा यूरोप। मार्टिनिक ने हमारे सामाजिक आदेश का सबसे बड़ा दुश्मन बताया। यहाँ पर अगला है कह रहा है काउंटी कैबिलो डी कावूर। ठीक है, इसमें देख सकते हैं कह रहा है कि इटली के एकीकरण में प्रमुख मंत्री कावूर के राजनीति की बहुत अधिक योगदान था, जो 1852 से 1860 ईस्वी तक पिडमांट के यहाँ पर मंत्री रहे। कावूर फ्रांस से यहाँ पर सार्डिनिया पिडमांट की एक चतुर राजनीतिक संधि के माध्यम से 1859 ईस्वी में ऑस्ट्रियाई सेना को पराजित करने में सफलता प्राप्त की थी। अगला यहाँ पर जिउसेपे गैरिबाल्डी, यहाँ पर देखते बच्चे, यहाँ पर ये है आपका इस तरह से कह रहा है कि ये इटली के एकीकरण में एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे, जिन्होंने 1833 ईस्वी में मैत्सिनी से मुलाकात की और यंग इटली के आंदोलन में शामिल हुए। इन्होंने 1834 ईस्वी में यहाँ पर पिटमांड में एक देख सकते हैं यहाँ पर करा कि गणतंत्र विद्रोह में भाग लिया। 1854 ईस्वी में इन्होंने इतालवी राज्य को एकत्रित यहाँ पर करने में लगे विक्टर एमुनेली द्वितीय का समर्थन किया। इन्होंने 1860 ईस्वी में दक्षिणी इटली में एक्सपीडिशन ऑफ द 1000 यानी 1000 लोगों का अधिनियम का नेतृत्व किया। ये स्वयं सेवक रेड शर्ट्स के नाम से भी प्रसिद्ध हुए। गैरिबाल्डी ने 1867 ईस्वी में एक स्वयंसेवकों की सेना की नेतृत्व किया, जो यहाँ पर पेपल राज्यों से लड़ने रोम गई, जहाँ फ्रांसीसी सैनिक तैनात थे। 1870 ईस्वी में प्रशासक के युद्ध के दौरान फ्रांस ने रोम से अपने सैनिकों को वापस बुला लिया और अंत में पेपल राज्य इटली में शामिल हो गया था बच्चों। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर इन व्यक्तियों का यहाँ पर योगदान था बच्चों। आगे बढ़कर देखेंगे एकीकरण के जब हो रहा था बच्चों, यहाँ पर एकीकरण के समय प्रमुख घटनाएं क्या क्या घटी हुई थी। करा के संयुक्त इटली की घोषणा 1860 ईस्वी में हुई। सैनिक यानी नियमित सैनिकों और सशस्त्र स्वयंसेवकों ने दक्षिणी इटली और 2 सिसिलियों के राज्यों में प्रवेश किया और स्पेनिश किसानों को बाहर निकालने के लिए स्थानीय किसानों का समर्थन जीतने में सफल रही। 1861 ईस्वी में विक्टर एमुनेल द्वितीय को संयुक्त इटली का यहाँ पर राजा घोषित किया गया था। टस्कानी, मोडेना, परमा और पोप के राज्यों ने सार्डिनिया के साथ हाथ मिला लिया था। यहाँ पर मार्च 1860 तक पूरे मध्य इतालवी राज्यों को सर्वसम्मति से पिटमांट के साथ एकजुट किया गया। रोम सार्डिनिया का एक हिस्सा बन गया था। इस तरह इटली का अंतिम एकीकरण सन 1871 ईस्वी में किया गया था। इस तरह से अपने यहाँ पर देखा बच्चों। ठीक है, आगे बढ़कर देखेंगे बच्चों यहाँ पर ग्रेट ब्रिटेन का यहाँ पर विकास कैसे हुआ था। ठीक है, यहाँ पर कह रहा कि 18वीं सदी से पहले कोई ब्रिटिश राष्ट्र नहीं था। ब्रिटिश द्वीपों में रहने वाले अंग्रेज, वेल्स, स्कॉटलैंड या आयरिश लोगों का प्रथम पहचान यहाँ पर निर्जातीय थी। राष्ट्र राज्य के रूप में ग्रेट ब्रिटेन की वृद्धि को निचले बिंदुओं के साथ क्रमिक रूप से समझा जा सकता है। पहले करा है अंग्रेजी राष्ट्र के धन, महत्व और शक्ति में वृद्धि होने के कारण वह द्वीपों के अन्य राष्ट्रों पर अपने प्रभाव का विस्तार करने में सक्षम थे। इंग्लैंड संसद एक लंबे समय से चले आ रहे युद्ध के बाद सन 1800 या पर 1666 ईस्वी में राजतंत्र से सत्ता छीन ली। इस संसद के द्वारा जिस राष्ट्र राज्य का निर्माण हुआ उसके केंद्र में इंग्लैंड था। ठीक है, अगला कह रहा है यूनाइटेड किंगडम में स्कॉटलैंड का यहाँ पर निगमन कैसे हुआ। कह रहा कि इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच संघ 1707 के अधिनियम के परिणाम स्वरूप ग्रेट ब्रिटेन के यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम का गठन हुआ। इसका अर्थ था कि इंग्लैंड स्कॉटलैंड पर अपना प्रभाव डालने में सक्षम था, इसलिए ब्रिटिश संसद में अंग्रेजी सदस्य का वर्चस्व रहा।
ठीक बच्चों, आगे कह रहा है यहाँ पर आयरलैंड का निगमन कैसे हुआ था। कह रहा कि आयरलैंड के साथ स्कॉटलैंड की तरह से ही व्यवहार किया गया था। यह देश कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट में विभाजित था। अंग्रेजों ने बड़े पैमाने पर कैथोलिक देश पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए आयरलैंड के प्रोटेस्टेंटों का यहाँ पर समर्थन किया। कैथोलिक द्वारा उठाए गए विद्रोह को दबा दिया गया था। ओल्फ्रेड टोन और उनके यूनाइटेड आयरिशमैन के यहाँ पर 1798 के नेतृत्व में हुए असफल विद्रोह के बाद आयरलैंड को 1801 ईस्वी में यूनाइटेड किंगडम में जबरदस्ती शामिल कर लिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप नए ब्रिटिश राज्य का निर्माण किया गया, जिस पर अंग्रेजी संस्कृति का प्रभाव था। नए ब्रिटेन के प्रतीक चिन्ह, ब्रितानी झंडा, राष्ट्रीय गान व अंग्रेजी भाषा का अत्यधिक प्रचार प्रसार किया गया था बच्चों। आगे कह रहा है यहाँ पर राष्ट्र की यहाँ पर दृश्य यहाँ पर कल्पनाएं क्या थी बच्चों। ठीक है, कह रहा है 18वीं और 19वीं शताब्दी में कलाकारों ने राष्ट्र का मानवीकरण करने के लिए एक रास्ता निकाला। उस समय राष्ट्रों को महिलाओं के रूप में यहाँ पर चित्रित किया गया था। राष्ट्र के व्यक्तित्व के लिए जिस महिला को चुना गया वह वास्तविक जीवन में कोई विशेष महिला नहीं थी। महिला का रूप राष्ट्र का एक रूपक बन गया। फ्रांस में महिला रूपक मारियान और जर्मेनिया जर्मन राष्ट्र की रूपक बन गई थी। और आगे बढ़कर देख सकते हैं बच्चे, इस तरह से कह रहा है राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद, ऐसे कह रहे हैं यहाँ पर देख सकते हैं। इस तरह से है 19वीं शताब्दी के अंत तक यहाँ पर इस तरह से दिया गया है बच्चों, असफल रहा। यहाँ पर इस कह रहा है कि वह वाल्कन यूरोप में राष्ट्रवाद तनाव का स्रोत क्या था बच्चों। इस तरह से आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो आप अध्ययन कर रहे हैं बच्चों 0 to पाई क्लासेस के चैनल पर। यहाँ पर 9, 10, 11 वर्ग के सभी विषयों की तैयारी फुल डिटेल के साथ कंसेप्ट बाय कंसेप्ट कराई जा रहे बच्चों। इसलिए आप 0 to पाई क्लासेस के परीक्षा जुड़िए बच्चों। वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जो भी क्वेरी हो बच्चों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या इससे पहले के वीडियोज के प्लेलिस्ट मिल जाएंगे बच्चों, वहाँ से आप जाकर वीडियोज को अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं और बोर्ड परीक्षाओं की आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।